भोली जब छोटी सी बच्ची थी तब से ही उसे उसके खुद के घर में नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन जो भोली की टीचर थी उन्होंने भोली में एक स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखा रही थी। तो जो टीचर की एक्सपेक्टेशन उम्मीदें थी भोली से, उस पे क्या भोली खड़ी उतर पाती है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो भोली का मतलब ही होता है इनोसेंट, मासूम। भोली का रियल नेम सुलेखा होता है। इस पूरी कहानी में हम डिफरेंट फेजेस ऑफ भोली लाइफ, भोली के अलग अलग लाइफ के दिनों के बारे में पढ़ेंगे। जब वो स्कूल जाती है तब क्या होता है, उसकी टीचर कैसे इनकरेज और सपोर्ट करती है भोली को, और लास्टली भोली बड़ी हो जाती है तो वो खुद के लिए एक स्टैंड लेती है, डिसीजन लेती है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी में। तो ये कहानी है सुलेखा की, जिसे सब लोग भोली भी कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल और इनोसेंट बच्ची थी और इसी वजह से लोग सुलेखा को भोली कहकर बुलाते थे। सुलेखा के फादर एक नंबरदार थे जिसका नाम था रामलाल। नंबरदार का मतलब होता है एक ऑफिशियल आदमी जो पैसा कलेक्ट किया करता है। सुलेखा रामलाल की 4th डॉटर थी। तो जब भोली सिर्फ 10 मंथ की थी, 10 मंथ की थी, तो वो अपने बेड से नीचे गिर जाती है, और जिसके वजह से लोगों का ये मानना था कि उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया था, जिसके कारण ही वो इतनी इनोसेंट भोली दिख रही होती है। और बस इसी वजह से जब भोली बड़ी हुई फिर वो बैकवर्ड चाइल्ड ही थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, और इसीलिए भी सब इसे भोली कहते थे। जब भोली का जन्म हुआ था तब वो काफ़ी फेयर और प्रीटी थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया और इस वजह से उसकी फेयरनेस कम हो गई। लेकिन जब स्मॉल पॉक्स ठीक हुआ फिर भी भोली के पूरे बॉडी पे हमेशा के लिए डीप ब्लैक स्पॉट्स रह गए, सिवाय आंखों को छोड़कर। छोटी सी सुलेखा बोल नहीं पाती थी जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई थी, और फिर इसने बोलना सीखा तो क्लियरली नहीं बोल पाती थी, फंबल करती थी, लड़खड़ाती थी बोलने में, और दूसरे बच्चे भोली की नकल किया करते थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि भोली अब काफ़ी कम बातें करने लग गई, सिर्फ ये डर से कि सभी लोग उस पर हंसेंगे। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां, और भोली इन सब में से सबसे छोटी थी। रामलाल एक रीच पर्सन था, घर काफ़ी अच्छा था, खाने के लिए भी काफ़ी कुछ था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भोली हेल्दी और स्ट्रांग नहीं थी। हाँ, बाकी के ब्रदर और सिस्टर भोली के मुकाबले काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग थे। रामलाल ने अपने तीनों बेटों को शहर भेज दिया स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। तो जो भोली की सबसे बड़ी बहन राधा थी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। जो सेकंड थी मंगला, उसकी भी शादी हो चुकी है, अच्छे से वो भी सेटल थी। अब रामलाल अपनी 3rd बेटी चंपा के शादी के बारे में सोच रहे थे। रामलाल को अपने बेटियों के लिए दूल्हा ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि राधा और मंगला गुड लुकिंग और हेल्दी थी। लेकिन रामलाल काफ़ी चिंता में था भोली को लेके, क्योंकि भोली ना तो अच्छा दिखने में थी ना ही इंटेलिजेंट थी, और भोली के लिए लड़का ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। भोली जब 7 साल की थी तो मंगला की भी शादी हो गई, और इसी साल एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खोला गया था गांव में। तो जो तहसीलदार थे, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, वो स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में आए थे। तो इन्होंने कहा रामलाल से कि रामलाल, तुम इस गांव के नंबरदार हो, रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, तुम ही इस गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो, और तुम्हें ही इन गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए अपनी बेटी को स्कूल भेजकर। और इससे ये होगा कि तुम्हारी बेटी को देखकर बाकी के गांव वाले भी धीरे धीरे अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। अब उसी रात रामलाल ये बात कि बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, ये बात अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, और जैसे ही उसकी पत्नी ने ये बात सुना वो जोर से चिल्ला के बोली रामलाल से, क्यों, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमने अपनी बेटियों को स्कूल भेज दिया तो इनसे शादी कौन करेगा? रामलाल में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो तहसीलदार के बातों को नज़रअंदाज करे, डिसओबे कर दे। फिर फाइनली रामलाल की वाइफ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है।
तुम एक काम करो, तुम भोली को स्कूल भेज दो। आगे कहती है भोली की माँ रामलाल से भोली के बारे में कि भोली देखने में भी अच्छी नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं है और उसके इन क्वालिटीज की वजह से भोली की शादी हो जाए इसका भी चांस काफी कम है। तो बस आप भोली को स्कूल में डाल दीजिए, स्कूल के टीचर्स ही अब डिसाइड करे, चिंता करे भोली के बारे में। अब दूसरे दिन रामलाल अपने बेटी भोली का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। ये सुनकर भोली डर जाती है, क्योंकि भोली को तो पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। भोली बस ये जानती थी, उसे ये याद था कि कुछ दिन पहले ही उनके घर में जो गाय थी लक्ष्मी, उसे घर से बाहर कर दिया गया था और बेच दिया गया था। तो बस भोली भी यही सोच के डर जाती है कि शायद उसके साथ भी यही किया जाएगा। भोली डर से हकलाते हुए कहती है, नो 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 नो, और अपना हाथ फादर के हाथों के ग्रिप से छुड़ा लिया। रामलाल भोली पे चिल्लाते हुए कहते हैं, ओए बेवकूफ, मूर्ख, बात क्या है, मैं तो बस तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। फिर रामलाल अपने वाइफ से कहते हैं कि भोली को अच्छे कपड़े पहना दो, वरना स्कूल के टीचर्स और दूसरे लोग क्या सोचेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों के रेपुटेशन पर। आज से पहले भोली के लिए कभी भी न्यू क्लोथ्स नहीं आए थे, बस भोली अपने सिस्टर्स के पुराने कपड़े ही पहना करती थी और ना ही कभी भी उसके कपड़े को कोई धोता था और ना ही कपड़े को कभी सीता था। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे भोली की लाइफ कैसी होगी। लेकिन आज जब भोली स्कूल जाने ही वाली थी, उससे पहले ही उसके साथ अच्छा होना शुरू हो गया। फर्स्ट थिंग जो अच्छा हुआ वो ये था कि भोली को एक नीट एंड क्लीन ड्रेस दिया गया था, जो चंपा का हुआ करता था। लेकिन वो ड्रेस वॉश होकर धुल धुल कर इतनी छोटी हो गई थी और इसीलिए वो ड्रेस अब भोली को दे दिया गया था पहनने के लिए। दूसरी अच्छी बात जो भोली के साथ हुआ वो था कि भोली को नहलाया गया, सूखे बालों में तेल लगाया गया। तभी भोली को ये बिलीव होने लग गया कि शायद अब उसे घर से अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। तो जब भोली स्कूल पहुंची तो सभी बच्चे क्लासरूम में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, क्लास शुरू हो चुका था। फिर रामलाल भोली को हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल को हैंडओवर कर दिया और एडमिशन करा दिया। भोली अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर गई थी। अब उसके फादर उसे स्कूल में अकेले छोड़ दिए थे और जिसकी वजह से भोली काफी डर रही थी और डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। तो अब भोली देखती है कि वहां पे कई सारे रूम्स थे और हर एक रूम्स में छोटी छोटी लड़कियां पलहतियां मार के क्रॉस लेग्ड करके बैठी हुई थी। कुछ किताबें पढ़ रही थी तो कुछ स्लेट्स पर लिख रही थी। फिर हेड मिस्ट्रेस भोली से कहती है बैठ जाने के लिए क्लासरूम के एक कॉर्नर में। भोली को मालूम तो था नहीं कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या किया जाता है, लेकिन फिर भी भोली काफी खुश थी काफी सारे लड़कियों को देख के जो लगभग उन्हीं के एज की थी। भोली अब ये आशा कर रही थी कि शायद उन्हीं में कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। अब उस क्लासरूम में जो टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भोली क्लासरूम में लगे पिक्चर्स को देख रही थी जो वॉल्स दीवारों पे लगे हुए थे और उन्हीं पिक्चर्स में से भोली को एक हॉर्स की पिक्चर दिखाई देती है जो ब्राउन कलर का था और वो हॉर्स सेम एक जैसा ही लग रहा था जिस हॉर्स पर तहसीलदार बैठकर गांव विलेज आया था। फिर भोली ने एक बकरी देखा और उसे अपने नेबर के बकरी से कोरिलेट किया। फिर एक पैरेट देखा जो ग्रीन कलर का था और पैरेट को भी उसने कोरिलेट किया उस पैरेट के साथ जो भोली ने आम के बगीचे में मैंगो ऑर्चार्ड में देखा था। फिर एक काऊ को देखा जो लक्ष्मी की जैसी ही लग रही थी जो भोली के घर पर थी जिसे उसके फादर ने बेच दिया था। तभी भोली ने अचानक से ये नोटिस किया कि जो टीचर थी वो उसके बगल में खड़ी होकर उसे ही देखकर स्माइल कर रही थी। अब जब उसकी टीचर ने उससे उसका नाम पूछा स्टैमर करते हुए बस भो 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 ही कर पाई। तो हम लोगों ने ये भी देखा था पहले कि जब भी भोली नर्वस हो जाती है भोली हकलाने लगती है। अब जब भोली हकलाने लग गई तो स्कूल के दूसरे बच्चे भोली पर जोर जोर से हंसने लग गए। ये देख भोली के आंखों से आंसू गिरने लग गए। फिर भोली ने अपना सर नीचे कर लिया और एक कॉर्नर में बैठ गई।
भोली में हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो अपना सर उठा के उन दूसरे बच्चों को देखे जो उस पर हंस रहे थे। अब जब स्कूल का बेल बजा तो सभी लड़कियां जल्दी से क्लासरूम से बाहर की तरफ भागी, लेकिन भोली में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी और वो उसी कॉर्नर में बैठी रही। भोली सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही थी। अब भोली की टीचर ने एकदम प्यार से बोला, भोली। और टीचर की इस आवाज को सुन, जो काफी सॉफ्ट और काम जेंटल सी आवाज थी, जिसे सुन भोली के दिल को छू लिया। भोली के लाइफ में आज से पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह से उसे नहीं बुलाया था और ये फर्स्ट टाइम था, और इसी वजह से ये आवाज भोली के दिल को छू जाता है। फिर टीचर ने कहा, गेट अप। और ये कोई कमांड आदेश नहीं था, बस एक फ्रेंडली एडवाइस था कि भोली तुम खड़ी हो जाओ। भोली भी खड़ी हो जाती है। टीचर कहती है, चलो अब तुम अपना नाम बताओ। अब भोली सोचती है, उसके मन में एक डर फिर से आ जाता है। वो पसीने से भर जाती है ये सोचकर कि अगर वो कुछ बोलेगी और फिर से हकलाएगी तो क्या उसे फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये सोच वो पूरे पसीने से भर जाती है। लेकिन भोली ने सोचा कि उसकी टीचर इतनी अच्छी है, इतनी प्यार से बात कर रही है, तो ये सब सोच के भोली ये डिसाइड करती है कि वो एक बार फिर से बोलने की कोशिश करेगी, क्योंकि भोली ये सोचती है कि टीचर की वॉइस इतनी अच्छी है, वो काइंड है, तो जब भोली कुछ बोलेगी और हकलाएगी तो टीचर उस पर नहीं हंसेगी। लेकिन जैसे ही इस बार भोली फिर से कोशिश की तो स्टैमर कर गई, भ भ भो भो। लेकिन टीचर ने उसे उसी वक्त इनकरेज किया, यस भोली कम ऑन, अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। भोली फिर ट्राई करती है, भ भ भोली। अब लास्टली वो अपना नाम बोल पाई और ये बोल के उसे काफी अच्छा लगता है। उसे ये महसूस होता है कि उसने कुछ अच्छा हासिल कर लिया है, एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। फिर टीचर भोली का पीठ थपथपाते हुए कहती है, वेल डन भोली, तुम अपने दिल से डर को निकाल दोगी तो तुम भी सब लोगों की तरह अच्छे से बोलने लग जाओगी। भोली अपना सर इस तरह से ऊपर किया मानो वो कह रही हो, रियली, क्या सही में? टीचर कहती है, हाँ हाँ भोली, ऐसा करना काफी इजी है, तुम ऐसा कर सकती हो, बस तुम रोज स्कूल आया करो। फिर टीचर पूछती है भोली से, क्या तुम स्कूल आओगी? भोली बस सर हिला देती है। लेकिन टीचर कहती है, नहीं, तुम जोर से बोलो। भोली बोलने की कोशिश करती है, ये यस, और वो फिर से हैरान हो जाती है कि वो भी अच्छे से बोल पा रही है। टीचर कहती है, देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम कर सकती हो, काफी आसान है, तुम बोल सकती हो सब लोगों की तरह। फिर टीचर ने भोली को एक किताब दिया। उस बुक के हर एक पेज पर किसी न किसी एनिमल्स के नाम थे, पिक्चर्स के साथ, जैसे डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ। ठीक भोली की गाय की तरह, लक्ष्मी की तरह। उसी बुक में अल्फाबेट्स भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ था। फिर टीचर भोली से कहती है कि तुम एक मंथ में ही इस बुक को अच्छे से पढ़ने लग जाओगी, उसके बाद में मैं इससे भी बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद इससे भी बड़ी, और थोड़े ही समय में तुम इस गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। आगे टीचर कहती है कि जब तुम अच्छे से पढ़ जाओगी तो सब लोग तुम्हारी बातें सुना करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देके कोई तुम पे हंसेगा नहीं, और तुम बिना थोड़ा सा भी हकलाए एक नॉर्मल की तरह अच्छे से बोल पाओगी। तो यहाँ पे टीचर भोली के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रही है। आगे टीचर भोली से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है? चलो अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना स्कूल। अब भोली को ऐसा लग रहा था मानो टेम्पल्स, मंदिर में जितने भी बेल्स, घंटियां लगी हुई है, वो सब के सब बज रही हैं। उसे ये भी लग रहा था कि उसके स्कूल हाउस के बाहर जितने भी ट्रीज हैं उनमें रेड कलर्स के फ्लावर्स खिल गए हैं। भोली इतनी खुश थी कि वो ये सारी चीजें इमेजिन करने लग गई थी। भोली का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके अंदर एक न्यू लाइफ जीने की उम्मीद आ गई थी, न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ की उम्मीद।
ऐसे ही भोली स्कूल जाती रही और काफी साल गुजर गए। जो छोटा सा विलेज था वो एक छोटा सा टाउन बन गया था। जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन चुका था। अब वहां पे एक सिनेमा हॉल भी बन चुका था। एक टीन शेड के नीचे एक कॉटन गिनिंग मिल भी बन गया था और एक मेल ट्रेन भी रेलवे स्टेशन पे उसके गांव में, जो अब छोटा सा शहर बन गया था, वहां पे एक मेल ट्रेन भी रुकने लग गया था। अब एक रात की बात है। डिनर के बाद रामलाल अपने वाइफ से कहते हैं, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? हाँ जरूर, रामलाल की वाइफ कहती है। भोली काफी किस्मत वाली होगी एक ऐसा अच्छा दूल्हा पाके, जिसका एक बड़ा सा शॉप है, अपना घर है, बैंक में काफी सारे पैसे हैं और सबसे अच्छा तो ये है कि वो लड़का दहेज भी नहीं मांग रहा। रामलाल कहता है अपनी वाइफ से, हाँ ठीक है तुम सही कह रही हो, लेकिन वो ज्यादा यंग जवान नहीं है, वो शायद मेरे ही उम्र का ही होगा, और तो और वो लंगड़ा भी है एक पैर से, और जो उसका बच्चा था उसके पहली पत्नी से वो भी काफी बड़े हो चुके हैं। अब रामलाल की पत्नी कहती है, तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 40-45 एज के आदमी का कोई ज्यादा उम्र नहीं होता। आगे कहती है रामलाल की वाइफ, हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि वो दूसरे गांव का है, और वो भोली के पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता कि भोली दिखने में अच्छी नहीं है, और ये भी नहीं जानता कि भोली के पास ज्यादा दिमाग नहीं है, और अगर हम लोग उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शायद भोली से कोई भी शादी ना करे, वो सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। रामलाल कहता है, हाँ तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन भोली क्या कहेगी? तभी रामलाल की वाइफ कहती है, भोली एक बद दिमाग है, एक डम काऊ है, गूंगी गाय की तरह है, वो क्या कहेगी? रामलाल काफी धीरे से बोलते हैं, फुसफुसाते हैं, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। भोली भी उसी आंगन में एक कॉर्नर पर अपने बेड पर सो रही थी। वो नींद में नहीं थी, वो अपने पेरेंट्स की सारी बातों को अच्छे से सुन रही थी। अब जो बिशंबर नाथ था उसका राशन का बड़ा दुकान था। वो एक बड़ी पार्टी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ बारात लेके शादी के लिए आ रहा था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भोली की शादी हो रही है। बारात के आगे एक बड़ा सा बैंड एक इंडियन फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग का ट्यून म्यूजिक प्ले कर रहा था। बाराती लोग डांस कर रहे थे और जो दूल्हा था वो एक डेकोरेटेड घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा था। रामलाल भी काफी खुश था इतना अच्छा बारात देखकर। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी 4th डॉटर की इतनी बड़ी ग्रैंड शादी होगी। भोली की बड़ी बहनें सभी जेलस फील कर रही थी भोली के किस्मत पर, कि भोली की किस्मत इतनी अच्छी है, अमीर दूल्हा है, इतना बड़ा बारात लेके आया है, ये सभी चीजों से। अब प्रीस्ट पुजारी हवन करते समय कहते हैं अब दुल्हन को लाया जाए। भोली एक रेड कलर सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहन रखी थी। फिर हवन के आगे फायर के पास लाई जाती है। तो अब बिशंबर का एक दोस्त कहता है बिशंबर से कि चलो यार अब दुल्हन को वरमाला पहना भी दो। दूल्हे ने येलो मैरीगोल्ड से बना हुआ वरमाला दुल्हन के गले में डालने ही वाला था कि तभी दुल्हन के चेहरे पे जो घूंघट था उसे किसी एक औरत ने उठा दिया, और तभी बिशंबर ने भोली को उसके चेहरे को फर्स्ट टाइम देखा। बिशंबर अब वो वरमाला अपने हाथों में ही पकड़कर रखा था बिना हिले डुले, और फिर से भोली ने अपने घूंघट से अपने फेस को कवर कर लिया। अब बिशंबर अपने दोस्त से पूछता है जो ठीक उसके बगल में ही था, क्या तुमने इसे देखा? इसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। बिशंबर कहता है, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन इससे शादी करने के लिए इसके फादर से 5000 रुपीज चाहिए, तभी वो भोली से शादी करेगा। बेचारा रामलाल अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रखते हुए कहा, मेरी इज्जत मत उछालो, 2000 रुपया ले लो। बिशंबर कहता है, नहीं 5000 दो, वरना मैं वापस बारात लेके जा रहा हूँ। अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। सो स्टूडेंट, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? रामलाल गिड़गिड़ाने लगता है, भीख मांगने लगता है बिशंबर नाथ से, प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम बारात लेके वापस चले गए तो मैं गांव वालों को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। बिशंबर कहता है, हाँ तो ठीक है ना, 5000 दे दो मुझे।
अब रामलाल जल्दी से अंदर जाता है रोते हुए, अपने तिजोरी खोलता है, नोट्स को काउंट करता है और एक बंडल नोट्स का दूल्हे के पैरों में रख देता है। अब बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की हंसी मुस्कान आ रही थी, जैसे वो एक बेट में जीत गया हो, शर्त में जीत गया हो। फिर बिशंबर कहता है जोर से, मुझे वरमाला ला के दो। अब एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट चुका था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुख नहीं था, कोई डर नहीं था। वो नीचे की तरफ नहीं देख रही थी, वो ऊपर देख रही थी, सीधा अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में। भोली के आंखों में ना ही कोई गुस्सा था ना नफरत, बस वो अब दूल्हे की इज्जत नहीं कर रही थी। अब जैसे ही बिशंबर ने अपना वरमाला भोली के गले में डालने के लिए हाथ ऊपर किया, और इससे पहले कि वो वरमाला उसके गले में डाल पाता, उससे पहले ही भोली ने अपने हाथों से वरमाला पे जोर से मारा और वरमाला आग में जाके गिर गया। भोली खड़ी हो गई, अपना घूंघट भी हटा दिया। भोली जोर से कहती है, पिताजी। वो भी एकदम साफ साफ बिना हकलाते हुए। और ये देखकर कि भोली हकला नहीं रही है, भोली के फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिश्तेदार और नेबर सभी लोग शॉक्ड हो गए। भोली कहती है, पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली जो इतना लालची हो। रामलाल को बिजली जैसा शौक लगा, ये देख के सुन के कि भोली इतनी अच्छी तरीके से बोल पा रही है। वहीं पे जो भी गेस्ट थे वो आपस में बातें करने लग गए, बोलने लग गए कि लड़की बदसूरत तो है ही, बेशर्म भी है, उसे बस चुप रहना चाहिए था। रामलाल भोली से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें अपने परिवार की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है? तभी भोली कहती है अपने डैड से कि पिताजी मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन अब मैं एक लालची डरपोक हस्बैंड नहीं चाहती हूँ और मैं ये शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तभी वहाँ पे लोगों ने कहा, अरे हम लोगों ने तो यही सोचा था कि ये तो एक हार्मलेस डम काऊ है जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब भोली गुस्से के साथ उस बूढ़ी औरत को देखती है और कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, आप सबने तो यही सोचा था कि मैं तो एक गूंगी गाय हूँ जिसके साथ भी बांध दो चली जाएगी, और इसीलिए आप लोग एक ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं जो एक हार्टलेस क्रीचर है, दिल नहीं है उसके पास। लेकिन अब ये जो गूंगी गाय थी, एक बेवकूफ लड़की थी जो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, वो अब अच्छे से बोल रही है। तो क्या अब आप लोग और सुनना चाहते हैं? दिस शोज दैट भोली इज वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ। बिशंबरनाथ समझ गया था कि अब उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो अब वापस जा रहा था। लेकिन जो बैंड वाला था वो कंफ्यूज हो गया, उसे लगा शादी अब हो चुका है और अब डोली जाने वाली है, तो डोली वाला सॉन्ग वो लोग प्ले करने लगते हैं। रामलाल तो बस एक ही जगह खड़ा था, उसकी नजरें नीचे झुक गई थी शर्म और दुख से। अब हवन की आग भी बुझ चुका था, सभी लोग जा चुके थे। तभी रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे अब कभी भी कोई शादी नहीं करेगा, हम लोग अब क्या करें तुम्हारा? अब सुलेखा यानी भोली काफी आराम से रिलैक्स और काम वॉइस में कहती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आप लोगों की सेवा करूंगी जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, और मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं पढ़ाई करती थी। क्यों मैम, मैं सही कह रही हूं ना? भोली की टीचर वहीं शादी की मंडप में एक कॉर्नर में खड़े होकर ये सारा ड्रामा देख रही थी और फिर रिप्लाई करती है, हाँ भोली ऑफ कोर्स। और टीचर की आंखों में एक